जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। एक तरफ दुनिया का सबसे क्रिटिकल ऑयल चोक पॉइंट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, जहां से लगभग 20% ग्लोबल ऑयल सप्लाई होकर गुजरती है, बंद होने के कगार पर है। दूसरी तरफ, क्योंकि सिर्फ चंद देशों के लिए ही ये रास्ता खुला हुआ है, दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की ओपन वार्निंग आती है कि ईरान को आने वाले 2-3 हफ्तों में पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया जाएगा और ईरान बैक टू द स्टोन एज ये ले जाने की धमकी आ रही है। और साथ ही साथ जो ये शॉकिंग मैसेज है वो दुनिया को दिया जा रहा है कि अपना ऑयल खुद ले लो। इस बीच ऑयल प्राइसेस शूट कर रहे हैं और ग्लोबल मार्केट जो है वो पैनिक मोड में है और नेटो अलायंस खुद उसमें एक बड़ा फ्रैक्चर हमें होता हुआ नजर आ रहा है। यूके जैसे ट्रेडिशनल अलाइज ओपनली कह रहे हैं कि भाई दिस इज नॉट आवर वॉर और आप अपनी जंग खुद लड़ो, क्योंकि हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है और बात भी समझ में आती है। और ट्रंप उन्हें ये ओपनली चैलेंज कर रहे हैं, वो भी सामने नजर आ रहा है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट यहाँ पर ये है कि ईरान का जो काउंटर वार्निंग है कि अमेरिकन टैक्स और जो डिफेंस इकोसिस्टम है उसको टारगेट किया जाएगा, जिसमें बड़े बड़े ब्रांड्स और कंपनीज शामिल है। तो सवाल यहाँ से ये है कि क्या ये एक वॉर नहीं बल्कि एक ग्लोबल पावर जो स्ट्रक्चर है उसका स्ट्रेस टेस्ट है। इसी पर आज की चर्चा है और इस चर्चा में मेरे साथ मौजूद है उमेश जी। स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय श्री राम उमेश जी। उमेश जी, सबसे पहले बात करते हैं कि क्या ये जो वॉर हो रही है ईरान और यूएस और इसराइल के बीच में, क्या ये सिर्फ वॉर ही है या फिर हम ये कहें कि यूएस वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का साइलेंट स्प्लिट हमें यहाँ पर नजर आ रहा है? अंबर जी, सबसे बड़ी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप ने आज बोला है कि वो ईरान को स्टोन एज में भेज देंगे। अब ये स्टोन एज में एक मतलब क्या निकाला जाए? क्या वो ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला करेंगे? क्या उनके जो यहाँ पे एक लिमिटेड न्यूक्लियर स्ट्राइक होगा? क्या उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे हमला करेंगे? और डोनाल्ड ट्रंप ने बोल भी दिया कि वो ये वॉर जो है 2 से 3 हफ्ते मैक्सिमम चलने वाला है और जल्दी इसका निपटारा कर दिया जाएगा। उन्होंने एक तरह से अमेरिकन अलाइज को खरी खोटी सुनाई। उन्होंने ये भी बोला है कि जो नेटो है उन्होंने उनकी हेल्प नहीं की इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए। और अब वो बोल रहे हैं कि आप अपना ऑयल अपने अपने आप से ही ले लो, नहीं तो आप हमारे पास तो ऑयल एंड गैस है। अमेरिका इस वॉर में कूदा भी था और उसने एक तरह से वेनेजुएला के 303 बिलियन जो बैरल्स है वो उसके कब्जे में आ चुका है। अब डिस्काउंटेड इरेनियन ऑयल जो चाइना को जा रहा था वो भी वो बंद करना चाहता है। और लगभग अब अभी तक उसने ईरान के जो ऑयल फैसिलिटीज है उसके ऊपर हमला नहीं किया है। जबकि ईरान ने एक तरह से कतर एनर्जी जो वहाँ जो कतर की जो गैस ये गैस एक्सपोर्ट करती है उसको बंद कर दिया है, उसके ऊपर हमला किया है, यूएई के अंदर हमला किया है और ऊपर से पाइपलाइंस को उन्होंने टारगेट बनाया है। और फिर बाद में सऊदी अरेबिया की जो लार्जेस्ट रिफाइनरी है अरामको उसको छोड़ा नहीं है। वैसे ही कुवैत और बहरीन और जितनी भी जगह है जहाँ पे अमेरिकन अलाइज है उनको टारगेट किया है। सारे गल्फ का एनर्जी प्रोडक्शन बंद हो चुका है सिर्फ ईरान के अलावा। और ईरान से वो उन्हें उम्मीद थी कि शायद कुछ एक तरह से ही विल बी रीचिंग एन अग्रीमेंट। देखिए, अमेरिका को कुछ होने वाला नहीं है। अमेरिका तो बम्बार्डिंग करके निकल जाएगा। वो मान लीजिए कि कल वो ईरान के पावर जो यूटिलिटी प्लांट्स है और कुछ न्यूक्लियर स्ट्राइक करे या ऑयल एंड गैस फैसिलिटीज पे हमला करके कंप्लीटली एग्जिट हो सकता है। इसमें अमेरिका को नुकसान नहीं है। ईरान ने बोल दिया है कि जो स्ट्राइक होगा वो वाइडर होने वाला है। और इस बार ऐसा नहीं होगा कि आई फॉर एन आई वाला हिसाब होगा। इस बार ऐसा होगा कि अगर आपने एक एक जगह मारा तो हम पूरी तरह से हमला करेंगे। मतलब ईरान वांट्स टू फाइट द वॉर टू द फिनिश। और अमेरिका के जितने भी एडवर्सरीज हैं, अमेरिका के जितने भी दोस्त हैं मिडिल ईस्ट में, उनको भी वो टारगेट करेगा। वहां के जो
जितने भी जो क्रिटिकल पावर इंस्टॉलेशंस है, अंडर सी केबल्स है, और आप ये देख लीजिए अंडर सी केबल्स के बाद और उधर डीसैलिनेशन प्लांट्स है। इनफैक्ट अभी तो उसने बोल दिया है कि अमेरिकन एम्प्लॉयज जो उन अमेरिकन एआई कंपनी से ताल्लुकात रखते हैं उनको वो टारगेट करेगा। अभी उसने अमेजॉन के AWS के सर्वर्स को टारगेट किया, यूएई के अंदर माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर्स को टारगेट किया, फिर बाद में बहरीन में अभी कल उन्होंने किया था। तो वहां पर इंटरनेट आउटेज और जो बेसिक क्लाउड आउटेज की सर्विसेज जो हैं, क्लाउड सर्विसेज हैं, वो वहां पर फर्क पड़ रहा है। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस नहीं होंगे, फिर बाद में आप इंटरनेट यूज नहीं कर पाएंगे, और एक टेक डोमिनेटेड जो टेक सेवी जो बताया जाता है मिडल ईस्ट को, वो एक स्टोन एज में चाह सकता है। मतलब देखिए उसका अर्थ बहुत तो निकाला जा सकता है कि क्या वो पावर को काटेंगे, क्या वो मतलब एक तरह से आप ये देखिए नुकसान अमेरिका को नहीं है इसमें, इसमें तो नुकसान सिर्फ जो है गल्फ में है। और अमेरिका ने एक तरह से अमर जी उसका तो ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन पूरे चरम पे चल रहा है। अमेरिका पूरी तरीके से डिक्लेयर कर चुका है कि उसके पास ऑयल एंड गैस रशिया और सऊदी अरेबिया से मिलाकर भी ज्यादा है, आप सोचिए। और अभी गल्फ की जितनी भी उनको सप्लाई करनी है, रिपेयर करके वापस वो करना चाहेंगे, उसके लिए उनको 2 से 3 साल लग जाएंगे। अंबर जी आप ये देखिए कि अमेरिका अगर अमेरिका निकल भी जाता है तो इसराइल ये वॉर में इसराइल ने बोला है कि जब तक उसका ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो जाता है कि वो ईरान के अंदर तख्ता पलट करेगा, वो ये वॉर कंटिन्यूसली करता जाएगा। और सऊदी अरेबिया यूएई चाहते हैं कि सऊदी अरेबिया और यूएई दोनों चाहते हैं कि अमेरिका वॉर में ईरान के ऊपर बम्बार्डिंग करते रहे। तो ये एक इंटरेस्टिंग डायनामिक्स हो गया है। और मुझे अगर लगता है कि अमेरिका जाता है तो फ्यूचर में आप ये देखेंगे कि इजराइल जो है सुन्नी डोमिनेटेड अमेरिकन एलाइज वर्सेस शिया के बीच में वो अमेरिकन एलाइज का सपोर्ट करेगा। और एक तरह इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर शिया और सुन्नी के बीच में जो रिफ्ट है वो एक तरह से परमानेंट कर देगा। अब ये वॉर सिर्फ इजराइल का नहीं रहेगा, इट विल बी इजराइल प्लस द सुन्नी वर्ल्ड वर्सेस शिया। तो जो अब्राहमिक अकॉर्ड जो डोनाल्ड ट्रंप पीस टाइम में ना कर पाए, वॉर टाइम में कर देंगे, और वो बोलेंगे इस वॉर के द्वारा हमने इजराइल और सऊदी अरेबिया को साथ में ला दिया, ये हमारी बड़ी जीत है। तो देखिए लेकिन उमेश जी, यहाँ पर अब्राहम अकॉर्ड तो हो रहा है, लेकिन नेटो में हम एक बड़ा जो पुराना उनका अलायंस है वो हम वहां पर फ्रैक्चर आते हुए देख रहे हैं। और यूरोप और हम यूके की बात करते हैं तो वो पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। क्या आप जिस यहाँ पर बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि अमेरिका इस पूरे वॉर को अकेले लड़ने के लिए तैयार है? देखिए अमेरिका जो है उसने नेटो एलाइज से मदद मांगी। जब नेटो एलाइज ने मना कर दिया है, इनफैक्ट देखिए स्पेन, इटली और फ्रांस ने अपने एयर स्पेस बंद कर दिया था, इवन स्विट्जरलैंड ने। जर्मनी की AFD पार्टी ने बोला है कि आप जर्मनी से निकलो, अमेरिकन ट्रूप्स को निकलने के लिए बोल दिया है। अब अमेरिका के जो फोर्सेस हैं जो नेटो के अंदर, उनको लग रहा था कि प्रीवियस ऑर्डर के हिसाब से कि वो उनकी सुरक्षा करेगा, अमेरिका अपने एलाइज को ही एक तरह से वो उनके पीठ में छुरा घोंप रहा है। देखिए साउथ कोरिया की बात बता देता हूँ। साउथ कोरिया को उन्होंने बोल दिया है कि साउथ कोरिया चाहे तो अपनी खुद की सुरक्षा करने के लिए सक्षम है, जबकि साउथ कोरिया को नॉर्थ कोरिया से थ्रेट है। नॉर्थ कोरिया के पास बैलिस्टिक मिसाइल है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो अमेरिका पहुंच सकती है विद न्यूक्लियर वॉरहेड्स। ईरान के पास तो न्यूक्लियर बॉम्ब भी नहीं है, और उसकी जो मिसाइल की रेंज है 3000 या 4000 हो सकती है। नॉर्थ कोरिया के पास जो मिसाइल की टारगेट है 15,000 किलोमीटर है, और वो यूएस मेनलैंड को भी हिट कर सकती है। मैं आपको ये बता देता हूँ, उसको थ्रेट हो रहा है, साउथ कोरिया को नॉर्थ कोरिया से थ्रेट हो रहा है, और जापान को भी वैसे ही थ्रेट हो रहा है।
सेकेंड, आप ये देखिए कि सऊदी अरेबिया की भी उन्होंने बोला था कि हम आपको पेट्रो डॉलर अरेंजमेंट में हम आपकी सुरक्षा करेंगे। और ये जो अरेंजमेंट था 50 साल तक चल रहा था अंबर जी, और वो अब एक तरह से अब वो बोल रहे हैं कि यूएई और सऊदी अरेबिया अगर हम मुझे पैसा देंगे तो मैं उनकी सुरक्षा करूंगा। मतलब पहले जो अमेरिका का धर्म था, अब वो अमेरिका वो बोलते हैं ना कि टोल वसूल करने वाला एक प्राइवेट सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर जैसा हो चुका है। पैसा दोगे तो मैं आपको सुरक्षा प्रदान करूंगा। नेटो एलाइस को भी उसने बोला था कि आपके 2% बजट को आपको 5% करना पड़ेगा। पोलैंड जैसा जो देश है उसको ये टारगेट मीट करने के लिए अपना सोना बेचना पड़ा। आप सोचिए, अब ऐसी स्थिति में यूरोप कितने दिन साथ में रहेगा? यूरोप ने डिसाइड कर लिया है, और इसके लिए अभी देखिए इंडिया और ईयू के बीच में अभी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, और इसके अंदर जो ट्रेड होगा वो यूरो में होगा, यूरो और रुपीज में होगा। कंप्लीटली बाईपास करेगा ये डॉलर सिस्टम को। तो ऑलरेडी एक तरह से ईयू जो है पोस्ट डॉलर डिनोमिनेटेड वर्ल्ड ऑर्डर में वो अपना हम्म। कार्य कर रहा है। तो लेकिन उमेश जी, यूरो यहाँ पे मैं आपसे एक और बात पूछूंगी कि ट्रम्प कहते हैं गेट योर ओन ऑयल, ये स्टेटमेंट वार्निंग के तौर पर देखा जाना चाहिए या फिर जो ग्लोबल ऑर्डर है उसका रीसेट हमें यहाँ से नजर आता है? ट्रम्प एक ही चीज करेंगे कि वो ईरान की जो ऑयल फैसिलिटीज है उसको तबाह करेंगे, और उसको भी ईरान को वापस सप्लाई करने में 2 साल लग जाएंगे, पूरे गल्फ स्टेट्स के जैसे। इनफैक्ट मेरा ये मानना है कि ईरान इसका रिटेलिएशन भी करेगा, ईरान गल्फ के अंदर भी वापस रिटेलिएशन करेगा, अमेरिका वापस रिटेलिएशन कर सकता है। एक बहुत बड़ी बमबारी चालू हो जाएगी, रिटेलिएशन काउंटर रिटेलिएशन, मतलब एक फाइनल एक तरह से इस युद्ध की जो चरम सीमा है वो वहां पर ले जाने का एक तरह से वार्निंग दे दिया है। और अप्रैल 6 की जो मुराद है वो 4 दिन में खत्म हो रही है, और अप्रैल 7 से आप ये देखेंगे मंडे, कमिंग मंडे से एनीथिंग इज पॉसिबल। मैं ये भी बोल सकता हूं कि कोई भी कुछ फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, बट आने वाला जो हफ्ता है वो बहुत ही एक तरह से चैलेंजिंग होने वाला है, और इसमें किस टाइप के डिसरप्शंस होंगे वो देखने वाली बात है। क्या एक वहां पर सिर्फ ऑयल डिसरप्शन होगा, लॉजिस्टिकल डिसरप्शन होगा, ये आईटी का डिसरप्शन होगा, वी डू नॉट नो, बट जी व्हाट वी बिल्कुल, कम वो टू तो नो अब इज पता चलेगा जैसे जैसे ये अपडेट्स आगे बढ़ेंगे। ईरान की तरफ से क्या स्ट्राइक आएगी, अमेरिका जो बोल रहा है प्रेसिडेंट ट्रम्प, वो एक्चुअली जो बोल रहे हैं वो कर भी रहे हैं। अदरवाइज ऐसा लग रहा था कि देख ट्रम्प जो है अनप्रेडिक्टेबल है। लेकिन उमेश, यहाँ से एक बात और समझना चाहूंगी कि अगर हॉर्मूज जो है वो इसी तरह से ब्लॉक रहा तो ग्लोबल रिसेशन जो है वो हम क्या उसको अनअवॉइडेबल माने, क्योंकि अभी इतना हिट कर रहा है, इस तरह से और बनी रहे हालात तो? देखिए, अभी तक जो ग्लोबल जो तेल, जो क्रूड ऑयल $70 पे मिलता था वो $120 हो चुका है। 120 से जाके 100 105 वो स्टेटमेंट्स के हिसाब से वो वहां पर स्टेबलाइज हो चुका है अबाउट अराउंड 100। और मैंने भी आपके प्रोग्राम पे पहले बोला था जब तक $100 मिनिमम स्टेबलाइज नहीं होता ये वॉर बंद नहीं हो सकता। अब ऐसा है कि ईरान की जो ऑयल सप्लाई है 1.5 मिलियन बैरल्स पर डे वो कर रहा है, उसको वो चाइना को भेज ही रहा है। और चाइना जो है अभी चाइना वो ऑयल सुनने में आया कि वो अपना प्रीमियम ऐड करके बेच रहा है। अंबर जी, मेरा मानना है कि ग्लोबली वर्ल्ड वाइड रिसेशन आ सकता है अगर 2 क्वार्टर्स तक नेगेटिव ग्रोथ आएगी। अगर 4 क्वार्टर तक नेगेटिव ग्रोथ आएगी तो डिप्रेशन आ जाएगा। और ऑलरेडी फूड सप्लाई शॉक वो हो चुका है, फर्टिलाइजर सप्लाई हो नहीं रही है, फिर बाद में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज को हीलियम प्लांट नहीं मिल रहा है। आप ये भी देखिए कि नैफ्ता का जो रेट्स है वो बढ़ते जा रहे हैं, कपड़ों के दाम बढ़ेंगे, जो भी कमोडिटी के अंदर ऑयल, क्रूड ऑयल के जो इंग्रेडिएंट्स लगते हैं उन सब के दाम बढ़ने वाले हैं एटलीस्ट बाई 30 to 40%।
उसके बाद देश के और उसके बाद अगर ये जो कॉन्फ्लिक्ट बहुत एस्केलेट होता है तो लॉकडाउन जैसी भी स्थितियां आ सकती है, भारत के अंदर भी करना पड़ेगा। गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है। गवर्नमेंट ने बहुत हद तक ये सिचुएशन को ऑब्जर्व किया है। हर जगह आप देखिए प्राइसेस राइज हुए हैं 10%, 20%, 25%, पर भारत में अभी तक वो शॉक गवर्नमेंट ने ऑब्जर्व किया है, जिसमें भारत 18% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है, 140 करोड़ लोगों का देश है, जबकि भारत से बहुत छोटे दो देश भी इस शॉक को ऑब्जर्व नहीं कर पाए। सेकेंड, आप ये देखेंगे कि जो मार्च के ले होने वाले हैं और या ऑलरेडी चालू हो चुके हैं, उसके बाद आप ये देखेंगे कि वर्ल्ड में जो पावर की मांग बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम होगा, पीपल विल बी स्विचिंग फ्रॉम गैस टू इलेक्ट्रिक। तो ये एक तरह से एक अलग ही डिमांड जनरेट होगी और हमारे जो पावर ग्रिड है दे आर नॉट अपग्रेडेड, तो वहां पर भी लोड शेडिंग की बात होगी। और एआई का जिस हिसाब से प्लांट्स लगा रहे हैं, वहां पर भी पावर चाहिए। वर्ल्ड वाइड पावर इंडस्ट्री को फायदा होगा। सिर्फ 2 या 3 इंडस्ट्री है जिनको फायदा होगा। एक तो होगा जो डिफेंस सेक्टर है, सेकंड है एआई सेक्टर, थर्ड है पावर सेक्टर। बाकी सब सेक्टर में नेगेटिव ग्रोथ आने वाली है। एविएशन ले लीजिए, हॉस्पिटैलिटी ले लीजिए, इवन प्लास्टिक्स, केमिकल्स, फूड, और एवरीवेयर देयर विल बी अ सप्लाई शॉक। सडनली ऐसा हो सकता है कि और एक चीज आप देखिए, कुदरत का कहर देखिए। ऑस्ट्रेलिया के अंदर साइक्लोन आया था और वो उसने वहां पर एक रिफाइनरी को वहां पर इफेक्ट हुई है, जो ऑस्ट्रेलिया की 8% नेचुरल गैस को वो पूर्ति करती थी। उसके बाद आप देखिए यूक्रेन के अंदर यूक्रेन ने रशिया के अंदर घुस के उनके 40% जो प्रोडक्शन एक्सपोर्ट प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको ध्वस्त कर दिया है। वर्ल्ड ओवर आप देखिए कि जहां जहां सप्लाई के पॉइंट्स हैं, वहां पर कुछ ना कुछ एक तरह से डिसरप्शन हो रहा है। क्या ये वांटेडली हो रहा है हमें नहीं मालूम, बट से पूछूंगी इसके पहले आप ये बात खत्म करें कि आपको जो लगा है जिस तरह से कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, तो लगता है कि बैटलफील्ड से निकलकर साइबर और कॉर्पोरेट वॉर बनता जा रहा है और बड़ा होता जाएगा। इसके अंदर किसको फायदा है? इस वॉर के अंदर अमेरिकन इंफ्रा कंपनीज को फायदा है, जो मिडिल ईस्ट और गल्फ में रिकंस्ट्रक्शन एफर्ट्स करेंगे। फायदा है अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को। फायदा है ऑयल लॉबी को। फायदा है ये हेज फंड्स को, जो बॉटम फिशिंग करेंगे। जैसे ही मार्केट रिकवरी होगा, रिकवरी होने से पहले हैवी बाइंग करेंगे। तो इनको तो नुकसान कुछ है ही नहीं, नुकसान जो है पूरे विश्व को है। और इन्होंने अननेसेसरी इस्लामिक वर्ल्ड में जो मिडिल ईस्ट है उसको ध्वस्त कर दिया। और वर्ल्ड के अंदर जो इलिसिट, जो बोलते हैं अनऑर्गेनाइज्ड ब्लैक मनी, जो नारकोटिक्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बहुत बड़ा मार्केट है। इट इज इक्वलेंट मोर देन द साइज ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। उसमें दुबई वॉज एट्रैक्टिंग लॉट ऑफ कैपिटल, वो खत्म कर दिया है सारा। वापस ये जो ये टैक्स हेवन से जो विड्रॉल्स थे वो बढ़ रहे थे, जिसके कारण वहां पर अब दुबई के अंदर कोई भी इन्वेस्ट नहीं करेगा। दुबई के अंदर प्रॉपर्टी के दाम 50% गिर चुके हैं। इनफैक्ट इन्होंने एक और एक कॉन्फ्लिक्ट तैयार कर दिया है, शिया वर्सेस सुन्नी। और उसमें फायदा क्या होगा कि ईरान को सपोर्ट करेगा चाइना और रशिया, और बाकी को सपोर्ट करेगा अमेरिका। तो फायदा इन दोनों का होने वाला है। इस्लामिक मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन का बीज बो के जा चुके हैं, और इसका पूरा बेनिफिट उठाएगा इजराइल। इजराइल जो है सारी कंट्रीज को टेक बेचेगा, पैसे कमाएगा, और इसके द्वारा सब लोग ईरान को घेर कर वहां पर उधर तख्ता पलट करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा ईरान क्या करेगा, जितने भी सुन्नी स्टेट है जहां पर शिया पॉपुलेशन है, वहां पर रेजिम चेंज करने की कोशिश करेगा। जैसे बहरीन में
ऑलरेडी सुखबुगाहट जो है वो चालू हो चुकी है। तो ये मुझे एक वाइडर बोलते हैं मिडिल ईस्टर्न कॉन्फ्लिक्ट के अंदर नजर आ रहा है। जो अफ्रीका जाना जाता था फॉर इंस्टेबिलिटी, फॉर वॉर्स, वैसा ही मिडिल ईस्ट हो चुका है। और मिडिल ईस्ट की सारी वेल्थ को खत्म करके अमेरिका इजराइल चूस लेंगे, और इसमें फायदा जो होगा वो है रशिया को, वो फायदा है अमेरिका को, फायदा है ये कनाडा को, और ऑस्ट्रेलिया जो है वो गैस बेचता है। तो इन सब, और ये सारे जो नेशंस है दे आर क्रिश्चियन वेस्टर्न डोमिनेटेड सिस्टम से आते हैं, इवन रशिया। और देखिए डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच में बहुत ही गहरी दोस्ती है। इसके लिए व्लादिमीर पुतिन के बारे में कभी भी नहीं बोलते। उन्होंने इमैनुअल मैक्रोन के बारे में अपशब्द कहे, और कीर स्टार्मर को और मर्ज को भी आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया, पर कभी भी उन्होंने व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ कुछ नहीं बोला। इनफैक्ट पुतिन ने अभी 2 शिप्स भेजे थे ऑयल के टू क्यूबा, तो अमेरिका ने उसको टच भी नहीं किया। तो समझ जाइए इस वॉर के द्वारा डोनाल्ड ट्रंप हैज अचीव्ड द ऑब्जेक्टिव कि उसने मिडिल ईस्ट को तबाह कर दिया है, सारे पैसे भी इन्वेस्ट करवा दिए। सेकेंड, शिया वर्सेस सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट इग्नाइट कर दिया है। थर्ड, इजराइल विल सपोर्ट द गल्फ एलाइज ऑफ अमेरिका, और पैसे कमाएंगे अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, इंफ्रा कंपनीज, फिर बाद में ऑयल कंपनीज एंड उनके हेज फंड्स। मुझे इतना ही समझ में आ रहा, बाकी सब स्टेटमेंट जो आए आने दीजिए, बट नेक्स्ट वीक इज इंटरेस्टिंग। बिल्कुल। तो आज जो दुनिया है वो एक डेंजरस मोड़ पर आकर खड़ी हुई है, और एक तरफ मिलिट्री एस्केलेशन हमें नजर आता है जहां पर ट्रंप ओपनली कह रहे हैं कि अगले 2-3 हफ्तों में और ज्यादा इंटेंस जो स्ट्राइक्स हैं वो हो सकती हैं, और ईरान भी पीछे नहीं हट रहा है। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि इकोनॉमिक वॉर जहां पर ऑयल ट्रेड राउट्स और जो सप्लाई चेन है वो उसको वीपनाइज किया जा रहा है, वेपन बन चुकी है। तो तीसरी तरफ जो है अलायंसेस का ब्रेकडाउन हो रहा है, जहां पर दोस्तों और दुश्मनों की लाइन है वो कंप्लीटली ब्लर होती हुई नजर आ रही है। सवाल सिंपल आज का ये है कि और इतना कॉम्प्लेक्स जो बन गया है वो ये कि क्या ये वॉर खत्म होने वाला है, या फिर ये कहेंगे कि यहाँ से बस एक नए ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत होती हुई नजर आती है। जी बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।